welcome to my Benshine Homeo channel. Myself Dr. Stella. Today I'm going to discuss about the various other left out causes of infertility which I have left out in my previous video. One of the causes fibroids. These are one of the causes of infertility. They are termed as non-cancerous growth of the uterus, which may vary in size. These are also called as leiomyomas. Intramural fibroids, which can cause heavy bleeding, and the patient may experience heavy bleeding. She is capable of filling one pad in every 2 hours. Then it can be stated that she is experiencing a heavy bleeding and having menstrual flow, which can be termed, in medical terms, it can be termed as menorrhagia. It is the main symptoms of fibroids. And secondly comes फाइब्रॉइड्स होता है. फाइब्रॉइड्स क्या होता है? फाइब्रॉइड्स एक कॉज होता है इनफर्टिलिटी, मतलब बांझपन का एक कॉज होता है फाइब्रॉइड्स, जो अपने गर्भाशय में बीचों बीच उगते हैं. उसको इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स बोला जाता है, जिसकी वजह से बांझपन यानी बच्चे नहीं रुकते ज़्यादातर. ये बहुत से कॉजेज, बहुत रीज़न होता है इनफर्टिलिटी के लिए, मतलब बांझपन के लिए. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज. और ये जब होता है तो हम इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, मतलब कैसे पता लगा सकते हैं कि हमें फाइब्रॉइड हो गया है. तो उसे अल्ट्रासाउंड या फिर TVS कहा जाता है, ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी, जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि हमको फाइब्रॉइड या फिर कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गया है हमारे गर्भाशय में, जो हमें तकलीफ दे रहा है. और इसके अलावा क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं फाइब्रॉइड्स के? फाइब्रॉइड्स होता है तो उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बड़े बड़े ह्यूज क्लॉट्स के साथ. ह्यूज क्लॉट्स यानी बड़े बड़े गुच्छों के साथ ब्लीडिंग होती है. और यह ब्लीडिंग उनको 3-4 दिन या फिर किसी को 1 हफ्ते तक भी रहती है. और बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन होता है, मतलब नीचे की ओर बहुत ज़्यादा पेन उनको महसूस होता है. और फाइब्रॉइड्स के अंदर एक महिला अगर एक पैड हर 2 घंटे में अगर एक पैड उसे चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है और 1 हफ्ते तक ऐसे ही उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग रहता है, तो उसे पता लगाना चाहिए या फिर सोनोग्राफी करवानी चाहिए, जिससे उसे पता लगे कि उसको कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ गर्भाशय में नहीं हो रहा हो. Secondly comes endometriosis. Endometriosis is also one of the reason of infertility. It is a disorder in which the lining of the uterus, the normal lining of the uterus grows outside the uterus. It is called as endometriosis. And what are the signs and symptoms? The main signs and symptoms of endometriosis are obstructed defecation, lower abdominal pain, and of course it leads to infertility. अभी एंडोमेट्रियोसिस मतलब क्या बोला जाता है? जो नॉर्मल गर्भाशय का लाइनिंग होता है, जो उसके अंदर की ओर जिसे बढ़ना चाहिए, वो अंदर की ओर नहीं बढ़ती, वो बाहर की ओर बढ़ती है, इसे एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है. और जब एंडोमेट्रियोसिस भी एक वजह है, मतलब बांझपन की, बच्चा नहीं रुक रहा है, तो उसका और एक वजह है एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है. और इसके अंदर क्या होता है कि उसे क्या क्या सिम्टम्स महिला एक्सपीरियंस करती है, मतलब उसे बहुत ऑब्स्ट्रक्टेड डेफिकेशन यानी उसको टॉयलेट जाने में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, मतलब अपने स्टूल्स, मतलब अपना रेगुलर जो होता है मोशन, वो अच्छी तरह पास नहीं कर पाती हैं, उन्हें बहुत दर्द होता है. और नीचे की ओर भी उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, मतलब एब्डोमिनल पेन रहता है. और ऑफ कोर्स इनफर्टिलिटी होता है. इसे भी हम अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी से इसे कंफर्म कर सकते हैं. और इसकी दवाइयाँ होम्योपैथिक में है, और मैं लास्ट में बताऊंगी आपको क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन हैं. Then again coming to the next infertility causes is infections. Infections, mostly chlamydial or gonorrheal infections, are the infections which can causes the fallopian tube to block and which results in infertility. Then मतलब और दूसरा इन्फेक्शन क्या क्या इन्फेक्शंस होता है जो बांझपन कर सकता है, जो बांझपन का कारण होता है, वो होता है क्लेमीडियल इन्फेक्शंस बोला जाता है और गोनेरियल इन्फेक्शंस बोला जाता है. जो शारीरिक संबंध से जो इन्फेक्शंस जो पुरुषों से
से महिलाओं को मिलता है। और यह इन्फेक्शन जो गर्भाशय में मतलब जेनिटल ट्रैक्ट बोला जाता है, नीचे की ओर से अपनी ट्यूब जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पे ओवरी और अंडा और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, उस जगह पर उसे ब्लॉक कर देती है। तो ये फर्टिलिटी के लिए बहुत मेन साइट होता है, मतलब ज़रूरी भाग होता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद वो गर्भाशय में आके इम्प्लांट होता है। अगर ये भाग अगर पूरा पूरा भर जाता है या फिर पतली हो जाती है इन्फेक्शन के साथ, तो वहाँ बिल्कुल बच्चा रहने का चांसेस नहीं होता। और ये एक बहुत देखने वाली इट हैज़ टू बी टेकन प्रिकॉशंस बिकॉज एंड इट हैज़ टू बी सीक treatment in order to resolve this type of conditions. And of course homeopathic medicines has much medicines regarding these cases. I will discuss at my later video about all these medicines and उसके बाद आता है alteration in the cervical mucus. Alteration in the cervical mucus means if the acidic nature of the cervical mucosa becomes acidic, then it kills the sperms by entering into the genital tract. And moreover, absence of cervical mucus also hampers the motility of the sperms from entering it into the uterus, from the uterus to the fallopian tube, and thus resulting into infertility. अब ऑल्ट्रेशन इन सर्वाइकल म्यूकस मतलब जो हमें ओवुलेशन जब अंडे बनते हैं तो हमें सफ़ेद पानी जैसा चिपचिपापन हमें पता चलता है, सारी महिलाओं से एक्सपीरियंस करती हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर ये पतला पानी अगर सूख जाता है, किसी को नहीं आता है, तो ये भी एक बांझपन का कारण होता है, क्योंकि स्पर्म्स अच्छी तरह स्विम करके अपने जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं। और दूसरा, अगर ये एसिडिक में चेंजेस हो जाता है, मतलब एसिडिक मतलब जो अपनी पीएच से बढ़ जाता है, मतलब उसकी अलग सा उसका नेचर ऐसा बदल जाता है सर्वाइकल म्यूकस का कि वो स्पर्म के लिए हानिकारक हो जाता है और उसे मार डालता है, जिसकी वजह से स्पर्म ज़्यादा दिन तक फीमेल वजिनल ट्रैक्ट में यानी महिला के अंदर, गर्भाशय के अंदर नहीं रह पाते। तो ये सब कारण है बांझपन का। These are all the causes of infertility. Now coming to the homeopathic medicines of infertility are, first about the diminished, as I have said in my previous video, diminished ovarian reserve or premature ovarian reserve. That means here we can think of folliculinum 30 and oophorinum 30. If both the eggs, the quality and quantity of the eggs are not proper, then we can give these two remedies, and of course these are all the particular remedies. It has to be followed off with continued or followed with a constitutional remedy as well as with the intercurrent remedy, which is a specialization in homeopathy. जैसे महिला अपनी उम्र में बढ़ती चली जाती हैं, जैसे 30 के ऊपर हो जाती हैं या 35 इयर्स की हो जाती हैं, तो उनकी अंडे का क्वालिटी जो बनता है वो बहुत पुअर होता है, मतलब इतना सफिशिएंट नहीं होता कि वो फर्टिलाइजेशन के लिए काम हो, और बार बार उन्हें बच्चा नहीं रुकता, अबॉर्ट हो जाता है या फिर दूसरा कोई इश्यूज आते हैं। तो अंडे का अगर कोई प्रॉब्लम होता है, मतलब कम अंडे बनते हैं या फिर अंडे अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते हैं, तो यहाँ पर हम होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। ओफरीनम 30 करके एक मेडिसिन है जो हम ले सकते हैं, और दूसरा फॉलिकुलम 30। देन सेकेंड कम्स पीसीओएस। अबाउट polycystic ovarian diseases, in PCOS we can think of natrimure. If the patient experience pain with amenorrhea, then we can think of natrimure 30. And Apis mellifica, if she experiences a stinging type of pain in abdominal, then we can think of Apis mellifica, and Pulsartica 30 can also be given. अभी PCOS मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम करके आप सबने सुना होगा। ये बहुत 90% ऑफ द महिला इस दौर से गुजरती हैं, और ये बांझपन का वन ऑफ एक कॉज होता है कि बच्चा नहीं रह रहा है, तो फिर अगर चेक किया तो PCOS निकलते हैं। इसमें क्या होता है कि PCOS एक अलग सा एक सिस्टिक ओवरी का एक अलग सा एक सिस्ट बन जाता है, पानी का गुब्बारा जैसा बन जाता है, जिसकी वजह से उनको फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो इसके लिए अगर उनको हर महीना पीरियड्स अगर रेगुलरली नहीं आते हैं
और दर्द रहता है तो फिर इनको नाट्राम्योर करके होम्योपैथिक मेडिसिन है, नाट्राम्योर 30 वो ले सकते हैं। या फिर कभी बहुत ज़्यादा दर्द जैसे सुई चुभने जैसा दर्द होता है तो हम एफिस मेल्फिका 30 यहाँ पर ले सकते हैं। पल्सैटिला 30 करके और दूसरी भी एक दवाई है जो हम यहाँ पर ले सकते हैं। ये तीनों होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे हैं पीसीओएस के लिए। अगर 4-5 महीने के लिए अगर वो ले लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है और इसके अंदर बच्चा रुकने का भी बहुत चांसेस हो जाता है। देन कमिंग्स टू ट्यूबल ब्लॉकेज। If there is any tubal blockage because of any sort of infections or anything, any sexually transmitted diseases like chlamydia or gonorrhea or whatever it may be, or any sort of scar, or if the patient has underwent any sort of tubal ligation, of course many of the tubal ligation sometimes it fails and it develops into a scar. Here we can think of Thiocyanum 30. Thiocyanum 30 is a wonderful remedy in homeopathy because it resolves all the scars and aids in fertilization. अभी दूसरा है कि ट्यूबल ब्लॉक। ट्यूबल ब्लॉक यानी जैसे मैंने आगे आपको सबको बताया था कि ट्यूब होते हैं जो हमारे गर्भाशय के ट्यूब्स होते हैं, जो नली होती है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन यानी ओवरी और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, वो वाली नली के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है जैसे कि क्लमीडिया या गोनेरिया का इन्फेक्शन हो जाता है और वो बहुत दिन हो गया, अगर आपने उसका कोई ट्रीटमेंट ले लिया हो या फिर वो बंद हो चुकी हो, मतलब नली बंद हो चुकी हो, तो आप यहाँ पर थियोसाइनम 30 ये रेमेडी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो इसको ये बंद हुए नली को खोल सकती है। इट हैज़ द एबिलिटी टू ओपन अप द ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स। सो देन अगेन और फिर देन कमिंग टू द pelvic inflammatory diseases. What are the homeopathic medicines we can think of in pelvic inflammatory diseases? And here we can think of, if the patient experiences extreme pain, then we can think of Macphos 30, Syncyfuga 30, and Sepia. If there is extreme aversion to sex, then we can think of Sepia 30. Platina 200 we can think of if there is extreme tenderness of the genital parts. PID एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर भी बांझपन हो सकता है, ये एक कारण है बांझपन का। और इसके अंदर क्या होता है कि नीचे की ओर जो महिला का गर्भाशय है और उसका मुख है उसके अंदर सभी सूजन हो जाती है कोई तरीके के इन्फेक्शन की वजह से, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। उस इन्फेक्शन की वजह से सूजन हो जाती है और तब वो इन्फेक्शन पूरी तरह से अंदर फैल जाता है। अगर उसकी वजह से आपको बांझपन का शिकायत है तो फिर आप ये वाला मेडिसिन ले सकते हैं। मैकफॉस 30 एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। दूसरा सिंसिफ्यूगा करके है, जब आपको बहुत ज़्यादा पेट में यानी नीचे की ओर दर्द होता है, पेट में दर्द रहता है, तो आप मैकफॉस 30 सिंसिफ्यूगा 30 ले सकते हैं। एंड इफ़ द फाइब्रॉइड्स आर इफ़ द पेशेंट एक्सपीरियंस अवर्शन टू सेक्स, मतलब उसको बहुत टेंडरनेस होता है, मतलब नीचे की ओर पूरा सूजन के वजह से उनको कोई शारीरिक संबंध बनाने का भी उन्हें इच्छा नहीं होता और दर्द होता है, तो हम सेपिया 30 दे सकते हैं। एज वेल एज प्लैटिना 200 भी दे सकते हैं जब हमको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है तब। एंड अगेन कमिंग टू दी one of the causes of infertility is endometriosis. In endometriosis, regular menstruation, then we can think of Sepia 30 there. एंडोमेट्रियोसिस में अगर बहुत दिनों से अगर महिला को अच्छी तरह मासिक साइकिल जो होता है वो नहीं आता है, रुक रुक के आता है, 1 महीने छोड़कर 2 महीने छोड़कर अगर ऐसा आता है और उसे एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है इसके साथ ही, तो फिर हम सेपिया 30 एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इधर अच्छी तरह से काम करती है। और दूसरा if she is experiencing obstructed defecation with lower abdominal pain, then we can think of Naxom 30. नक्सवोमिका 30 करके एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो दिया जाता है जब उनको मोशन पास करने में बहुत दिक्कत होता है और नीचे की ओर दर्द होता है, नीचे की ओर मतलब पेट में दर्द रहता है, नीचे के पेट की ओर दर्द रहता है और मोशन जाने में बहुत ऑब्स्ट्रक्टेड लगता है। ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब उनको जाके बैठते हैं और उनको बिल्कुल नहीं आता है, और ये दोनों सिम्टम्स के साथ अगर उन्हें इंडोमेट्रियोसिस की तकलीफ भी है तो उन्हें नक्सोम 30 दिया जा सकता है, वो बहुत अच्छी तरह से काम करती हैं यहाँ पर। और तीसरा रेमेडी है, इफ़ लॉन्ग स्टैंडिंग, इफ द एंडोमेट्रियोसिस इज लॉन्ग स्टैंडिंग विदाउट एनी कॉजिंग मच ब्लीडिंग, देन वी कैन थिंक ऑफ तूजा
तुजा 200 और तुजा 200 भी दिया जा सकता है जहाँ पर एंडोमेट्रियोसिस बहुत दिनों से है और अच्छी तरह से मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन्हें रह रहा है, तो हम उधर तुजा 200 दे सकते हैं. और इफ़ द एंडोमेट्रियोसिस इज लॉन्ग स्टैंडिंग एंड शी इज़ हेवीली ब्लीडिंग with severe painful menses, then we can think of Murex 30 और 200. अगर यही एंडोमेट्रियोसिस अगर उनको बहुत ज़्यादा दिनों से उसकी तकलीफ है, पेशेंट जानता है कि उसे एंडोमेट्रियोसिस की तकलीफ है और उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग रह रही है और सिवियर पेन के साथ ब्लीडिंग रह रही है, तो वहाँ पर म्यूरेक्स 200 या फिर म्यूरेक्स 30 ये होम्योपैथिक मेडिसिन हम दे सकते हैं. नेक्स्ट कमिंग टू द ऑल्ट्रेशन इन द सर्वाइकल म्यूकस, that if there is, as already said, that if the cervical mucus is acidic in nature and if it is hampering the sperm from entering into the female genital tract, then we can think of Borax 30. अगर हमको, मैंने जैसे पहले आपको बताया था, अगर सर्वाइकल म्यूकस अगर फर्टाइल नहीं है, फर्टाइल यानी जैसे बोलते हैं कि चिपचिपा पानी की तरह नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा एकदम सूखी है या बिल्कुल नहीं आ रही है, तो ये भी एक कॉज हो सकता है बांझपन का, जिसकी वजह से जो पुरुषों का स्पर्म जो होता है वो एंटर नहीं हो पाता है, क्योंकि एक मीडियम होता है जिसके थ्रू वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है. अगर ऐसा प्रॉब्लम है कि जहाँ पर आपको मतलब जो आपका सफ़ेद पानी गिरता है वो बहुत ज़्यादा आपको मतलब इचिंग करता है, मतलब खुजली होता है और जलन होती है, अगर जलन मेनली अगर जलन होता है, तो वहाँ पर हम बोरैक्स 30 करके एक होम्योपैथिक मेडिसिन है वो हम वहाँ पर ले सकते हैं. सो इट्स माई काइंड एंड हम्बल रिक्वेस्ट दैट यू ऑल लाइक माई वीडियो अबाउट दिस infertility causes and keep in touch with me so that I can share much more information about these infertility causes. Thank you.